सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं सबका स्वागत करता हूँ वर्षो एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ हैं पवन अग्रवाल, जिनकी निम्स 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आई है 16। और ये जो ऑल इंडिया रैंक 16 है, ये इन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में अचीव करी है। तो ये आज आपको इस वीडियो में अपनी पूरी जिंदगी बताएंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी सेल्फ स्टडी के साथ में इस रैंक को अचीव करने की, कौन से रिसोर्सेज को इन्होंने फॉलो करा और इनका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं पवन भाई की इंट्रोडक्शन से। सो हाय पवन भाई। So hi Bhaiya. So hello everyone. My name is Pawan Agrawal. I'm a BCA third year student. I'm pursuing my graduation from Agra University, and I belongs from Mathura, Uttar Pradesh. And I have secured All India rank 16 in NIMSA 2022 examination. राइट, सो पवन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी रैंक को सेल्फ स्टडी के साथ में अचीव करने के लिए। तो जो सबका एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम कॉलेज होता है एनआईटी ट्रिची, तो भाई फाइनली अब तुम्हारे को एनआईटी ट्रिची मिली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत ज्यादा इसके लिए। तो भाई एक जो बच्चों में मिथ होती है ना कि यार कोचिंग के बिना या एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करे बिना हम लोग एक इतनी अच्छी रैंक अचीव नहीं कर पाते। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो तुम यार अपनी स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करो कि भाई तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह तुमने पढ़ाई करी, कब तुमने अपनी पढ़ाई को शुरू करा और क्या रहता था तुम्हारा डेली का टाइम टेबल, कैसे तुम पढ़ते थे। So भैया मैं थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसा था, मैंने मतलब 12th के बाद ड्रॉप लिया था, तो मैंने उसमें आईटी की प्रेप की थी कोचिंग लेकर। तो फिर मेरी उसमें एक साल मैंने अराउंड 6-7 महीने कोचिंग की थी। तो पेपर देने तो मेरा अच्छा खासा पेपर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एनआईटी मेरे को चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं और ऑप्शन की तरफ देख रहा था, तो फिर मेरे को बीसीए के बारे में पता चला। तो फिर मैंने देखा कि भाई हम एम से भी एनआईटी से कर सकते हैं। तो फिर मतलब एम से एनआईटी से करने के लिए तो फिर मैंने बीसीए ऑप्ट किया। तो फिर मैंने बीसीए किया, फिर मैंने थोड़ा सिलेबस वगैरह मतलब स्टार्टिंग में देख लिया था फर्स्ट सेम में कि क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर है। तो फिर मैंने देखा पेपर तो मतलब वही बिल्कुल 11th 12th से थोड़ा हाई लेवल और जेई मेंस के मतलब बहुत बिलो लेवल था। तो मैंने बोला इसको तो मतलब इजीली अगर मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो फिर ये था, तो फिर स्टार्टिंग में तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि हाँ मेरे को तैयारी तो करनी है। तो फिर स्टार्टिंग के दो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो मैंने मतलब अपनी जो कोडिंग स्किल्स थी उस पर थोड़ा ध्यान दिया। फिर जैसे ही मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ अराउंड नवंबर की स्टार्टिंग में, तो एक बुक आती है अरिहंत करके, अमिताभ अग्रवाल की। तो वो मैंने परचेस की थी। तो मैंने उसको, और हाँ इससे पहले ये भी था कि मैं अपने स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से मैं क्या था ट्यूशन पढ़ा रहा था 11th 12th के बच्चों को। तो ओके। इससे क्या थे, मेरे जो भी कंसेप्ट थे वो सारे रिवाइज होते रहे थे। मैं मतलब भूला नहीं था कोई भी चीज, बेसिकली ये कह सकते हैं। और जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मेरे सारे रिवाइज थे। तो डायरेक्ट मैंने क्या था, अमिताभ अग्रवाल की जो बुक आती है अरिहंत की, वो वाली उठाई नवंबर में। तो अराउंड नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने मतलब 3.5 4 महीने में वो पूरी कंप्लीट कर दी थी। उसका मैथ सेक्शन अराउंड 90% कर दिया था। बस एक दो चैप्टर जैसे एस सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होते हैं जो मतलब थोड़े वैसे जो क्लियर नहीं थे मेरे को, तो उनको छोड़ के सारा मैंने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया था। तो इस तरीके से तो मैथ तो मेरी हो गई थी। तो फिर थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, मतलब यूट्यूब पर है। तो उनके मतलब वैसे लेक्चर्स तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चैप्टर का नाम डालोगे जैसे प्यू प्यू कोई चैप्टर है जैसे स्लोजिस्म हो गया, तो उन्होंने मतलब क्या है सारी शॉर्ट ट्रिक से जो भी शॉर्ट ट्रिक है पूरा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर मैंने जो मेन मेन चैप्टर जैसे स्लोजिस्म हो गया और आपका क्यूब एंड डाइस, मतलब जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, तो मैंने सारा जो उससे इम्पोर्टेंट कवर किया टॉपिक्स था। हम लोग देखते हैं जैसे ब्लड एंड रिलेशन हाँ जो वगैरह। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हाँ हाँ, तो वो मैंने सारे कवर किए उन्होंने से। तो ओके। फिर ये था, मैंने इतना मेजर क्वेश्चन करने के बाद तो फिर मैंने देखा कि जो निमसेट में मतलब क्वेश्चनों का लेवल इतना हाई नहीं रहता है। निमसेट में जो बच्चे लैग करते हैं वो बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी होती है। बिल्कुल तो सही फिर बात। मैंने क्या किया था, एक कोचिंग है एस्पायर स्टडी, तो उसकी टेस्ट सीरीज परचेज की थी निमसेट के लिए। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते थे। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले टॉपिक वाइज से स्टार्ट किया। मैंने ऐसा नहीं सीधे फुल लेंथ पे मैंने जंप कर दी, सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज से स्टार्ट किया। तो टॉपिक वाइज से जो भी जैसे चैप्टर थे जो मेरे को लगता था थोड़े लैग कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा मेरे को वीक टॉपिक्स लग रहे थे, मैंने उनके सबसे पहले टॉपिक वाइज दिए। तो उसमें आधे घंटे का टॉपिक वाइज होता था। तो फिर उससे क्या हुआ था, मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ने लगी। और जो और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो कि बुक में नहीं दे रखी होती हैं, जो कि टेस्टों में मिलती हैं, उससे मेरी हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवर हो रही थी। फिर उसके बाद मैं आया सब्जेक्ट वाइज पे। तो इससे क्या होता था, जैसे फुल लेंथ में क्या होता है, कभी कभी जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, तो हम क्या करते हैं मैथ्स को करने के लिए 1 घंटे से ऊपर टाइम दे देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज में हमको प्रॉपर 1 घंटा ही मिलता था। अब तुम्हारे पास 1 घंटा ही है, ना कम ना ज्यादा, तुम्हें पूरा पेपर 1 घंटे में ही करना है। अब मैंने कुछ भी मतलब बुक कोई भी नहीं करी, बस मैंने अरिहंत बुक करी है और कोई बुक नहीं करी। ना इधर से कोई रिसोर्स है ना उधर, मतलब कुछ भी नहीं करा। तो फिर अराउंड 5 अप्रैल को मैंने शिफ्ट किया फुल मॉक पे। तो मैंने अराउंड अब तक पेपर तक मैंने अराउंड 80 से 90 मॉक दे दिए फुल मॉक। तो मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो मेरा यही था कि पेपर को 1 घंटे मैथ्स को जो है 1 घंटा देना है।
अब चाहे तुम्हारे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो, चाहे 50 हो जाए, 1 घंटे से ऊपर नहीं देना। 1 घंटे से जैसे ही ऊपर हो तो लॉजिकल पे शिफ्ट हो जाओ, फिर तुम्हारे कितने भी क्वेश्चन बचे। तो फिर ये था, मैं पूरा 1 घंटा देता था। तो शुरू शुरू में तो नहीं होते थे 1 घंटे में, मतलब जितने हो जाए उतने। तो फिर यही था, मैं 1 घंटा पूरा मैथ्स को दिया, फिर सीधे लॉजिकल पे शिफ्ट हो गए। तो लॉजिकल भी फिर शुरू में थोड़ी टफ होती है, क्वांट भी थी। तो उसके बाद क्या करना है, अब पेपर तो दे दिया। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने आईटी की तैयारी की थी। तो उस समय मतलब मैं कह सकता हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छी रैंक नहीं आई थी। तो जो मेरी गलती थी मैंने उनसे सीखा। पहली जो मैं गलती करता था, मतलब ज्यादा बुक्स फॉलो करती, कभी आधी बुक इधर से करी, आधी बुक इधर से करी। कम से कम मेरे पास 10-20 बुक थी एक एक सब्जेक्ट की। तो ये गलती मैंने यहाँ पर नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही बुक की थी, अरियन। और दूसरा जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो होती है टेस्ट पेपर की एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले तो पेपर देता था, फिर थोड़ा रिलैक्स माइंड से 1 घंटे बाद बैठता था, पूरा मैथ सेक्शन से स्टार्ट करके देखता था कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने, कौन से में कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है। या फिर मैंने मतलब कभी क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन पहले से याद होता है तो टिक लगा दिया, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है फिर। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में थोड़ा डेटा चेंज होता है, लेकिन हमें आंसर पहले से याद होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू, तो कभी कभी उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात फिर मैंने अपनी डायरी में गलतियां लिख ली थी, कंसेप्चुअल मिस्टेक है क्या नहीं है। और एक A4 साइज का रजिस्टर बना लिया था, तो उसके ऊपर मॉक का नाम कि कौन सा मॉक दे रहा हूँ, उस पर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन मेरे से गलत हुए थे है। सारे मैंने लिख लिए थे। तो शुरू में तो मैं मतलब मैथ की एनालिसिस करता था, क्योंकि मैथ में 3-4 घंटे निकल जाते थे। लॉजिकल पे इतना स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये लॉजिकल में टेस्ट पेपर से कवर करते जा रहा था धीरे धीरे। और जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक डाइस चैप्टर है, डाइस के कभी क्वेश्चन आ गए टेस्ट पेपर में। तो अब डाइस और लॉजिकल ऐसा मतलब ऐसी चीज है कि अब तुम बुक से पढ़ोगे तो बुक से इतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बिल्कुल रिक्वायर्ड सही होती है। बात है। तो फिर मैंने जैसा बताया था, पीयूष वाशने सर थे यूट्यूब पे। तो जैसे पीयूष वाशने डाला और चैप्टर का नाम डाला, तो उसकी जैसे वीडियो आ जाती थी। तो अब क्या होता है, अब वो बेसिकली एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो हमको इतना तो चाहिए नहीं होता है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसके जैसे 6 लेक्चर हैं, तो ऐसा नहीं कि 6 लेक्चर देखने से आ रहे आपको 1.5-1.5 घंटे। तो बस शुरू के 1-2 लेक्चर देख लो, जितना आपको लगता है कि निमसेट के लिए रिक्वायर है। बस शुरू के 1-2 लेक्चर देख लो, उतना सफिशियंट है। राइट राइट तो ये पवन थी भाई, पूरी स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब पवन भाई ने अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर मैं 3 मतलब स्पेसिफिक पॉइंट सम अप करूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को सही लगा वो था भाई एक ही बुक को फॉलो करने का। कि बहुत बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ हाँ भैया ये वाली बुक कर ले, वो वाली बुक कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो उस चीज में हमारे को भटकना नहीं है। दूसरी चीज है कि भाई पहले खुद से सेल्फ स्टडी करके सिलेबस को उन्होंने कंप्लीट करा, और भैया अपने टॉपिक जितने भी थे उनको कंप्लीट करा, ताकि भैया जब मैं मॉक टेस्ट देने जाऊँ या कुछ देने जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे को पता हो कि भैया मैंने कितना पढ़ रखा है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, सीधा मॉक टेस्ट से उठा के शुरू कर देते हैं, फिर होता क्या है कि भैया 200, 250, 300 नंबर बनते हैं, फिर डिमोटिवेशन हाँ होती है कि भैया हाँ पढ़ने के बाद ये एक मोटिवेशन नहीं आ रही। और तीसरी चीज जो सबसे बेस्ट पवन भाई ने बताई वो है भैया टेस्ट का एनालिसिस। इस पे तो भाई मैं भी बहुत फोकस करता हूँ, चाहे आप भैया प्रीवियस ईयर्स लो, कोई मॉक दो या कोई और भी टेस्ट दो, भाई उसका एनालिसिस जरूर करो। क्योंकि जो एक राइट एनालिसिस होता है ना, वो आपको बताते हैं कि भाई आप कंपटीशन में स्टैंड कहाँ करते हो, और दूसरी चीज आपको ये बताते हैं कि यार मेरी जो गलतियां हो रही हैं मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ। बहुत बच्चों को मैंने जैसे तुमने बताया पवन भाई ना, तो होता है कि भाई मॉक टेस्ट दे जा रहे हैं, हम्म दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, पर वो हम्म। और उसी के चक्कर में उनकी भैया जो रैंक थोड़ी बहुत जो होती है वो लैग करती है। यार ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रोडक्टिव टिप्स हैं। बाकी जो पवन भाई ने चैनल बोला है यूट्यूब का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सब लोगों को चेकआउट कर सकते हो। पवन भाई अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे कि आपने अपने रेगुलर कॉलेज के साथ इसको अचीव करा है रैंक को, तो बहुत हाँ बच्चों को ये भी भाई। डाउट होते हैं कि मतलब हम टाइम कैसे मतलब मैनेज करें, बहुत दिक्कत होती है। एक तो सेल्फ स्टडी हमारे को करनी है, साइड बाय साइड कॉलेज का भी, अब जैसे लास्ट ईयर होता है तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं तो उसका भी काम होता है। तो वो तुमने कैसे मैनेज करा, मतलब पर्टिकुलर कितना टाइम निमसेट की तैयारी में दिया और कितना कॉलेज को दिया? तो भैया ऐसा था, मतलब मैंने अराउंड नवंबर में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो तब मेरा चल रहा था 5th सेमेस्टर चल रहा था। हम्म। तो मतलब ये था, कॉलेज तो मैं मतलब जाता नहीं था, कॉलेज तो मैं मतलब जाता नहीं था, क्योंकि थर्ड थर्ड ईयर में इतना लोड नहीं रहता है कि कॉलेज तुम्हें आना ही आना है। थोड़ा बहुत ये है हाँ, और तुम्हें ये और करना है कि टीचर से थोड़ा बॉन्डिंग बना के रखनी है, ताकि थर्ड ईयर में तुम्हारी हेल्प हो जाए अटेंडेंस वगैरह में, इंटरनल वगैरह में। ऐसा ऐसा नहीं कि टीचरों से तुम मतलब लड़ रहे हो, तो क्योंकि वो थर्ड ईयर में तुम्हें हेल्प भी करेंगी वो सारी चीजें। तो राइट। यही था, मतलब टीचरों से बॉन्डिंग सारी अच्छी थी, पता था हाँ मतलब सही है लड़का। तो ये था, मैं कॉलेज मतलब इतना जाता नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं जाता था कॉलेज, कभी कभार एक हफ्ते में एक बार चले गया तो चले गए। तो ये था, फिर नवंबर से वही मैंने प्रेप स्टार्ट की। तो अराउंड मिड फरवरी में मेरे फिर वो थे यूनिवर्सिटी एग्जाम थे। तो उस टाइम क्या करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वही क्लियर नहीं हुए तो फिर निमसेट का कोई फायदा नहीं है। तो उस टाइम के लिए क्या करना है, जो भी तुम्हारा 15 दिन एग्जाम हो रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा निमसेट को साइड में रख दो। फिर सेमेस्टर तक आते हैं तो पता लग जाता है किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हम 5 सेमेस्टर देके आए तो पता रहता है किस तरीके से नंबर लाने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
और फिर वही था, मैं क्या करता था, इतना पढ़ा नहीं, मैं बस 2 घंटे पढ़ के पेपर देता था, क्योंकि हमारा टाइम रहता था 2 से 5 उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम का। तो मैं बस सुबह पढ़ने बैठता था, 4 से 5 घंटे बस यूट्यूब खोला, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। तो इसी से बस एक दिन पढ़ के पेपर देता था। तो यूनिवर्सिटी में हमारा ये सीन है, आगरा यूनिवर्सिटी में कितना ही पढ़ लो कितना ही मत पढ़ो, वही 50 में से मतलब वही मिड रेंज में नंबर आते थे। तो यही है। सही तो बात है उसमें बिल्कुल। क्या करना, और जैसे किसी बच्चे की पहले से तैयारी यूनिवर्सिटी की, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज जाते हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनको मतलब इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। तो वो साथ को निमसेट पेपर के टाइम पे निमसेट पे भी फोकस कर सकते हैं, 2 से 3 आवर जो भी अपने अकॉर्डिंग है। बिल्कुल सही तो बात है फिर ये तुम्हारी। था, फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम दे दिए 15 दिन। फिर से वही हम निमसेट पे आ गए पूरे दिन। और बेसिकली मेरा ये रहता था, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था, मेरा पूरा दिन पढ़ने का ही रहता था बेसिकली, क्योंकि मेरे को पता था 7-8 महीने पढ़े। अब इसमें भी मैं ये करूंगा कि 4 घंटे दूं 5 घंटे दूं, कोई सेंस नहीं है। मेरा ये था पूरा दिन पढ़ने का ही था। बस उसमें से मैं टाइम निकालता था कि कौन सा टाइम खाने का है, कौन सा टाइम ये है, कौन सा टाइम ये है। बेसिकली पूरा दिन ही पढ़ने का रहता था। बहुत सही यार, तो आप इसमें समझ सकते हो कि भाई खुद से मतलब अगर आप थोड़ा-सा मैनेज करते चलोगे और टीचर से थोड़ी बना के रखोगे तो वहाँ से भी हेल्प हो जाती है। और भाई हम्म। जब हम 5 सेमेस्टर्स देखते हैं तो हमारे को पता लग जाता है कि किस पैटर्न पे हमारा कॉलेज एग्जाम देने वाले हैं। जैसे हमारे को भी डीयू में थोड़ा-सा पता लग गया था, फिर प्रीवियस ईयर्स वाले हाँ क्वेश्चंस हाँ। भी बहुत सारे सेम टू सेम पूछे जाते हैं, तो इससे एक आपको और फिर आइडिया मिल टीचर्स जाता है। वगैरह भी, हाँ, और टीचर्स वगैरह भी फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देते हैं, तो उन पर थोड़ा फोकस करो। अपने दोस्तों वगैरह से पूछ लो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उन्हीं को पढ़ लो। ये हो राइट, जाता राइट। और मैं इसके साथ मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा-सा अपना एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस मतलब 1-2 मिनट में थोड़ा-सा समरी मतलब अपने एग्ज़ाम सेंटर का है। एक्सपीरियंस भी बताओ कि मतलब डर लगा, नर्वस थे या कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस था? तो भैया ऐसा था, हमारा पेपर जो था 20 जून का था। तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी, एक तो वो मतलब दंगे वंगे वगैरह हो रहे थे। तो हुँ, मतलब बहुत ज्यादा दिल्ली में स्पेशली बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब ट्रेनों को रोक रहे थे फरीदाबाद पे। तो उस वजह से थोड़ा डर था। फिर हमने सोचा कि 19 तारीख को निकल जाते हैं। फिर 19 तारीख को क्या हुआ, जैसे ही निकलना है बहुत तेज बारिश हो गई इधर मेरे होम टाउन में। तो हुँ, फिर 19 तारीख को नहीं निकल पाए। तो बेसिकली हम 3 दोस्त थे, तो हम 20 तारीख को सुबह निकले 6:30 बजे। तो क्या हुआ, जिस ट्रेन से हम जाने वाले थे 6:30 बजे, वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। अरे तो फिर भाई! और ज्यादा टेंशन हो गई, फिर अब कैसे पहुंचेंगे। तो फिर एक वो इंटरसिटी जो चलती है, मतलब हर स्टेशन पे जो रुकती है, बस वो एक आने वाली थी, वही हमारे पास एक ऑप्शन था। तो फिर हम उस पर चढ़े। फिर वही दिक्कत, वो हर स्टेशन पे रुक रही है, इतनी सारी भीड़। तो वही था, उस पर हम जैसे तैसे पहुंचे। फिर हम दिल्ली में पहुंच गए स्टेशन पे, वहां से हमने मेट्रो ली। और हम उस पे सेंटर पे पहुंच गए। अराउंड 1 घंटा पहले पहुंच गया था। तो उधर से ये थोड़ा सेंटर पे पहुंच के दोस्तों से बात नहीं करनी है अपने, ये नहीं कि तुम कॉपी खोल के बैठ गए। या थोड़ा रिलैक्स करो, 10-15 मिनट अपना ठंडे पानी से मुंह धो लो। और मतलब थोड़ा तसल्ली से बैठ जाओ, ये नहीं कि तुम कॉपी खोल रहे हो, किसी अननोन बंदे से मूड मार रहे हो, ये वो मतलब अननेसेसरी बोलना नहीं है फालतू। हुँ, बस हुँ। ये अपना ठंडे पानी से मुंह धोते रहो। और आराम से रिलैक्स होके जहाँ पर भी है आराम से बैठो। फिर ये था, हम सेंटर के अंदर पहुंचे तो क्या हुआ, फिर जैसे वो हो गया सारा, पेपर ओपन हुआ। तो हुँ, सबसे पहले मैं मैथ सेक्शन पे पहुंचा, तो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे मैथ सेक्शन ओपन हुआ, तो पहले 4 क्वेश्चन थे, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बना पहले 4 क्वेश्चन पे। अरे भाई! मतलब कह सकते हैं जो पेपर के सारे टफ क्वेश्चन थे ना, वो मेरे पहले 4 में ही आए। वो ओके। मतलब बहुत ही एक दो क्वेश्चन उसमें से आउट ऑफ सिलेबस था। हुँ, तो मेरी तो मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई, मतलब पहले 4 में से एक भी नहीं बना, एक भी। और टाइम तो जाता जा रहा था। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। फिर मैंने थोड़ा जैसे मतलब कंट्रोल किया, पानी वगैरह पिया। तो फिर मैंने ये सोचा, अगर मेरे से नहीं हो रहा है, अगर मैंने इतनी अच्छी तैयारी करी है, अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो किसी से भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यही है, मतलब ये नहीं करना कि मेरे से क्यों नहीं हो रहे, उन पे तुम अटक जाओ कि अभी तो करना ही है। और मेरी ये थी कि मैंने इतने मॉक दे दिए थे, तो मेरे को पता रहता था, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को देख के पता लगा सकता था कि मेरे से होने वाला है नहीं होने वाला है। मैं अननेसेसरी टाइम नहीं देता था कि पहले 1-1.5 मिनट सॉल्व कर लिया, फिर देख रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। तो मैं पहले 20 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता था करना है नहीं करना है। तो फिर मैंने देखा 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर मैंने सोचा अगर मेरे से नहीं हो रहे तो किसी से नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा शायद पेपर टफ आया है। तो अननेसेसरी इतना प्रेशर लेते हुए मैंने सोचा प्रेशर लेने से कोई फायदा नहीं है, पेपर ही बिगड़ेगा। तो मैं सीधे बिल्कुल 5वें सही क्वेश्चन बात। पर जंप करा। फिर देखा भाई पेपर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। फिर 5 से मतलब अराउंड 25 तक 20 क्वेश्चन कंसेक्यूटिवली सारे बन गए। फिर तो मतलब वो ही है, अब एक बार तुम फ्लो में आ जाओ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो तुम बिल्कुल करते सही जाते हो बात है। करते जाते हो। हाँ, अराउंड 45 मिनट्स में मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए थे मैथ के। बहुत सही। तो और ये भी होती है, तुम पहले कर लो तो अपना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो प्रीवियस ईयर से थे, जैसे भैया की बोलते हैं कि पीवाईक्यू बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम डायरेक्ट टिक लगाओ ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही मतलब अलग ही लेवल पे चले जाएगा, हाँ भाई यार ये तो मैंने क्वेश्चन पहले ही देखा हुआ है। फिर जैसे हुँ, मैंने बोला था, सीधे मैं उस पर गया। और मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, सीधे मैं फिर एलआर पे जंप हुआ। तो इस बार एलआर जैसे कि बहुत सिंपल आई थी, थोड़े मतलब इंग्लिश टाइप क्वेश्चन थे। तो अराउंड 30 मिनट्स में मेरी पूरी एलआर हो गई थी। अराउंड 30 क्वेश्चन पता नहीं कितने हो गए थे।
तो फिर मैंने अराउंड 1 घंटा 15 मिनट में पूरी मैथ सेक्शन हो गया, पूरा लॉजिकल हो गया। फिर लास्ट के 15 मिनट में मैंने अराउंड 7-8 मिनट मैंने कंप्यूटर को दिए। कंप्यूटर भी इस बार बहुत सिंपल थी, मतलब कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, नंबर सिस्टम का सारे मतलब लॉ उसके बूलन कोई क्वेश्चन थे। तो वो तो भैया ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, मतलब बूलन पूरा बहुत बहुत डीप में, तो आप उसको देख सकते हो। तो सारे बूलन के क्वेश्चन थे वो, मतलब ये उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। तो फिर ये खुद इंग्लिश वगैरह करी, इंग्लिश में वही इंग्लिश वगैरह करी, तो मतलब ये था 1.5 घंटे में मेरा पूरा पेपर हो गया था पूरा, मतलब जो मेरे को आता था। फिर मैंने क्या गलती कर दी, मैं थोड़ा डेढ़ आधे घंटे में थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो गया, अरे मेरा तो पेपर मतलब हो गया पूरा, विजिट कर लिया। हाँ। तो फिर मैंने क्या करा, फिर से मैं मैथ सेक्शन पे गया। तो एक दो क्वेश्चन थे, मतलब होते इजी हैं, लेकिन आपसे वही वाली बात है ना, पेपर टाइम पे नहीं होते, होते तो इजी हैं लेकिन पेपर टाइम पे नहीं बनते। मैं उसमें मूड मारे जा रहा हूँ, अननेसेसरी क्वेश्चन था। उसमें मैंने अराउंड 7-8 मिनट दे दी, पता नहीं क्या वो दिमाग में नहीं आया था उस टाइम। तो वो करे, फिर एक दो क्वेश्चन और थे, तो ऐसे करके मेरे अराउंड 47 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे मैथ में। तो फिर अभी भी टाइम बचा था। फिर एक रीजनिंग में पजल आई थी, और वो पजल मतलब इतनी कोई टफ नहीं थी, 2-3 मिनट में हो जाती पजल, लेकिन दिक्कत क्या थी, वो थी इस बार गलत पजल थी। तो जैसे तैसे करा, फिर मैंने पजल करके, और इंग्लिश कंप्यूटर का शायद एक क्वेश्चन था, वो करके मैंने पूरा पेपर खत्म किया। चलो बहुत तो सही इसमें भाई। मेरी थोड़ी एक ये गलती थी कि मैं क्या था, हाँ। इंग्लिश को थोड़ा मैंने इग्नोर कर दिया था। मैं अगर चाहता तो उस पजल की जगह जो टाइम मैंने वेस्ट किया, मैं इंग्लिश के जो इंग्लिश में जो वो आया था, पैराग्राफ आया था, मैं उस पर थोड़ा फोकस कर सकता था। तो इसलिए थोड़ा मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम स्कोर रह गया। तो इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है, जो पैराग्राफ वगैरह, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर उस सेक्शन पे जा सकते हो। हाँ हाँ राइट पवन हाँ। भाई। फिर पवन भाई की आपको देखो ऐसे उन्होंने एग्जाम एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने जैसे बताया कि भाई पहले 4 क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब रैंक 16 आई है, 47 क्वेश्चन मतलब टोटल मैथ्स में अटेम्प्ट करे, पर पहले 4 क्वेश्चन नहीं हुए। तो यार यही चीज होती है कभी कभी ना, आप जैसे कोई और बच्चा हो वो डर जाए कि भाई पहले 4 क्वेश्चन नहीं हुए, वहीं पे डिमोटिवेशन हो जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि निमसेट एग्जाम जो है एग्जाम, वो ये जज नहीं करता कि भाई आपको कितना आता है, वो आपको ये जज करता है कि यार हम्म अगर एक प्रेशर वाली चीज है कि भैया 120 मिनट में 120 क्वेश्चन जैसे हमारे को करने होते हैं, तो कैसे आप उसको डील करते हो। अगर भाई पवन भाई मान थोड़े डर जाते, 5th क्वेश्चन पे इतना अच्छे से मेहनत ना करते, तो हो सकता है भैया ये पूरा एक पेपर जो था वो खराब से डायरेक्शन में चला जाता। पर इन्होंने वही हार नहीं मानी, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा हुआ, फिर 5 में से होते होते चले गए। तो यही चीज हमारे को कभी कभी जो होती है ना, मोटिवेट भी कर देती है और आगे बढ़ने में हेल्प भी कर देती है। और जैसा पवन भाई कह रहे हैं भैया डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि देखो भाई मैथ्स वही 200 साल पहले भी सेम थी, आगे आने वाले सालों में भी सेम मैथ्स रहने वाला है, वो वही तो है। सेम फॉर्मूलाज, वही सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस थोड़ी बहुत जैसे वैल्यूज होती है वो चले जाती है। तो अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत बार ऑप्शन से पता लग जाता है कि यार भैया ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, या ये ऑप्शन हो सकता हम्म। है। पवन भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा वो ये रहेगा कि तुम्हारी जर्नी में वन स्टॉप एमसी का क्या रोल रहा है। तो भैया मैं आपके चैनल को अराउंड 1 साल से ज्यादा से फॉलो कर रहा हूँ। तो एक तो आप जो लोगों के जो इंटरव्यू डालते हो टॉपर्स के, तो उससे उनकी जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है, प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी होती है, वो पता चलती है। और दूसरा एक, हम जब कोई बंदा तैयारी कर रहा होता है, तो जैसे बीच बीच में इंटरव्यू आते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर बढ़ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने मतलब ये अचीव रैंक की है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी जैसे इंटरव्यू देखता था, तो हाँ लगता था भाई मतलब हमको भी मेहनत करनी है, और मतलब इतनी अच्छी रैंक लानी है। और दूसरा फिर आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं, जिसमें आपने 2021 जितने भी पेपर्स हैं सारे, मतलब उनको एनालिसिस की है कि किस तरीके से पेपर सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए और कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है। बेसिकली हमने एक एक क्वेश्चन को बताया है कि बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक्स को भी नहीं पढ़ना है जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ। और दूसरा कंप्यूटर्स और वेराई कंप्यूटर्स में आपने पूरा बूलियन अलजेब्रा नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से समझा हुआ है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, जो टॉपिक्स मेरे को थोड़ा मतलब दिक्कत आती थी उनमें, वो कुछ कुछ वीडियोस देखी थी। और मतलब मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सबने आपकी वीडियो सजेस्ट की थी। मतलब आपकी तो कंप्यूटर सीरीज तो हर कोई देखता है, कोई बंदा फॉलो वीडियोस को देख के मतलब उसका कंप्यूटर पूरा अच्छे से सोचता है। तो कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए तो बहुत अच्छे मतलब रिसोर्सेज है। राइट पवन भाई, और थैंक फिर यू, आप। थैंक यू सो मच। पवन भाई मैं यही चाहूंगा कि लास्ट में तुम जो तुम्हारे जूनियर्स हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, तो उनको तुम क्या टिप्स देना चाहोगे, और तुम्हारे पास ऐसा क्या लगता है कि कुछ डूज एंड डोंट्स कि भाई तुमने कुछ गलतियां करी हो, तुम उनको बोलो कि भाई ये गलती नहीं करनी, और कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें लगे कि भाई ये चीज तो तुम्हारे को करनी ही करनी चाहिए, तो वो लास्ट में कुछ बच्चों को बता दो। तो भैया अब ये जो जूनियर्स होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसमें भी होंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब हर किसी का मतलब एंड गोल है प्लेसमेंट लेना। अब प्लेसमेंट कैसे मिले, तो हम उसके लिए बेसिकली दो चीज चाहिए होती है। पहला तो होता है कोडिंग, अब किसी को एनआईटी में जाना है, तो दूसरा एग्जामिनेशन निमसेट होता है। तो आपको क्या करना है, मतलब निमसेट को इतना टफ पेपर नहीं है कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर से ही पहले दिन से ही तुम 3-3 साल मतलब निमसेट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई इतना टफ पेपर नहीं है।
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग स्टार्ट करनी है। उससे आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होंगी और थोड़ा मेंटल लेवल है वो भी थोड़ा अच्छा होगा, और बेस तो अच्छा बनेगा ही, क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट तो कोडिंग से ही मिलने वाली है, मतलब कोडिंग स्किल्स को ही जज करके मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करना है, पूरा एक्सप्लोर करना है, क्या क्या होता है, क्या होता है डेवलपमेंट, ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी है। और साथ में क्या करना है, आप बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी उठा सकते हो, चाहे किसी ने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, 11वीं 12वीं की पूरी बेसिक एनसीईआरटी, और किसी का और थोड़ा अच्छा लेवल नहीं है तो उससे भी थोड़ी बेसिक उठा सकता है। तो एनसीईआरटी को मतलब डेली ऐसा बर्डन लेके नहीं चलना है, बस डेली 1 घंटा जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है मतलब अपना पढ़ते रहो आराम से, फर्स्ट सेकंड ईयर तक यही करो। कोई मतलब आपका मेजर जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन है वो आपकी कोडिंग स्किल्स और इसी पर होना चाहिए। निम्सर पर इतना फोकस नहीं करना है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करते रहो, मतलब मैथ से बिल्कुल ही वो नहीं हो जाना है, क्योंकि 12वीं के बाद फिर आप सीधे थर्ड ईयर में तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े करते रहो, PYQs देख लो भाई किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा एनसीईआरटी से करते रहो धीरे धीरे। फिर जैसे ही आपका थर्ड ईयर होता है, या फिर कोई बच्चा अभी थर्ड ईयर में है, तो क्या करना है, कोडिंग वोडिंग जो भी आलतू फालतू काम है सबको साइड में रख दो, सबको सीधे। अब सीधे 1 साल बच्चा, तुमको सीधे निमसेट पे फोकस करना है। तो यहाँ तक कोई बच्चा है तो उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा मैथ्स का लेवल क्या है, जैसे किसी ने मतलब 11वीं 12वीं में बायो लियो या फिर बहुत ही अलग पहले मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, तो अगर उसको फील हो रहा है कि पेपर देख के नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला है, या फिर मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, तो फिर तो वही है कि अगर वो चाहे तो वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई बंदा चाहे कि हाँ भाई मेरे पे कॉन्फिडेंस है 11वीं 12वीं में, मतलब थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है, मैथ्स में अच्छा स्कोर है, और फर्स्ट सेकंड ईयर में जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत है, और है कि हाँ भाई मैं थोड़ा मैनेज करके कर सकता हूँ, तो तुम सेल्फ स्टडी की तरफ बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि निमसेट को इतना टफ पेपर नहीं है कि बहुत ही हाई नॉलेज होनी चाहिए। इस पेपर के लिए बस 2 चीज रिक्वायर है, एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरी एक्यूरेसी। अगर ये दोनों चीज तुमने अचीव कर ली तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए फिर मैंने बता ही दिया है पहले। और हाँ, और साथ में अरियंत पकड़ लेना, एक अरियंत पूरा बुक सॉल्व करके, और फिर टेस्ट सीरीज देते जाओ, और फिर आपका हो जाएगा। तो आपको ये सब करना है डूज में। तो और जो चीजें नहीं करनी है, सबसे पहली चीज, जब कोई बंदा सेल्फ स्टडी करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे हम बहुत सारी बुक्स रेफर कर देते हैं, कोई अरियंत बोल रहा है तो अरियंत करने लगते हैं, फिर कोई RD शर्मा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी इधर से देख ली कभी इधर से देख ली, तो ये सबसे मतलब बड़ी गलती है। ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। एक ही किताब को 2 बार करो, बल्कि 2 किताब को एक करने की बजाय। तो आपको अरियंत ही 1 बार कर ली तो उसी को एक बार करो, 2 बार करो, जितनी बार कर सकते हो। और दूसरी गलती जो बहुत बंदे करते हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पर मतलब एक टॉपिक डालोगे तो एक टॉपिक की 1000 वीडियोज आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक लेक्चर देगा, फिर उधर से समझ में नहीं आया 15 मिनट का, फिर दूसरे लेक्चर पर शिफ्ट हो गए, तीसरे पर शिफ्ट हो गए, तो एक टॉपिक को ही हम 10 टीचरों से पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब वो इतना मतलब वो सबसे डेंजर चीज है, क्योंकि एक टॉपिक को तुम 10 टीचरों से पढ़ोगे तो तुम अलग अलग थॉट्स आते हैं, इसको कैसे करना है कैसे करना है, तुम्हारा कोई एक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये मतलब पूरा इस पे कंटेंट पूरा सफिशिएंट है, इसको आपको करना है। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले बता रखा अरियंत की थी। तो और स्टार्टिंग में फिर मैं क्या करता था, जैसे कोई भी टॉपिक है जो मैंने डाला यूट्यूब पर, तो मैं क्या करता था, जैसे कोई भी टीचर पहले देखता था भाई उसका कंटेंट पूरा सफिशिएंट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चैप्टर जैसे सपोज लेते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे नहीं 10 मिनट में इंटीग्रेशन खत्म कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर नहीं है कि तुम जल्दी खत्म कर सको। तो पहले तो देख लो कंटेंट पूरा है कि नहीं है, और फिर देख लो तुम्हें उसकी वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर तुम्हें वीडियो समझ में आ रही है और सही लग रहा है तो तुम देख लो। फिर ये मत करना कि तुम उसको देखने के बजाय दूसरा देख रहे हो, तो ये लूप होल में मत फंस जाना कि तुम बस वीडियो ही देखते जा रहे हो। ठीक बिल्कुल है। सही बात है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, जो भी तुम वीडियोस देख रहे हो, जो भी एक एक वीडियो देख रहे हो, सबके प्रॉपर नोट्स बनाने। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तो ऐसा लगता है वीडियो देख के हमसे सब कुछ आ गया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वो सब साफ हो जाता है। तो नोट सबसे प्रॉपर है। बिल्कुल सही बात बोली पवन भाई। बहुत बच्चे चीज पूछते भी हैं कि हम कौन से टीचर को फॉलो करें, तो मैं इसलिए यही कहता हूँ जिसका तुम्हारे को समझ आ रहा है भाई, तुम्हारे को एक टॉपिक किसी टीचर का समझ आ रहा है तो वहां से पढ़ो, दूसरा टॉपिक किसी और टीचर का समझ आ रहा है तो वहां से पढ़ो। ये मत हाँ करो हाँ कि हाँ भाई एक ही जगह पे लगे हुए हैं, या भाई पवन भाई ने जैसे बता दिया कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा तो भाई भेड़ चाल की तरह वहीं से पढ़ने लग जाओ। किसी को हिंदी में समझ आता है, किसी को इंग्लिश में समझ आता है, जिस भी स्टाइल में उसको समझ आता है भाई उससे पढ़ो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि मतलब आपको जगह जगह बैठे बैठे सारी की सारी चीजें मोबाइल में मिल जाती हैं। बहुत सही चीज पवन भाई ने बोली, और इतना अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पवन भाई का था। मैं समझ मतलब बहुत सारी वैल्यूएबल टिप्स उन्होंने दी हैं। अगर कोई एक समझदार बच्चा है जो समझेगा तो वहां से इस पूरी बात को समझ पाएगा, और एक एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी इस इंटरव्यू से लेके जाएगा। थैंक यू सो मच पवन भाई। थैंक यू भैया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.